नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकश राजकाज। राजकाज में आज बात करेंगे 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद सियासी गर्मी की। इस साल के अंत में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 राज्यों में 7 से 30 नवंबर तक विधानसभा चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। तो वहीं राजस्थान में 25 नवंबर, मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। हालांकि राजस्थान में मतदान की पहले तिथि 23 नवंबर रखी गई थी, लेकिन बुधवार को जारी आदेश में आयोग ने तिथि में बदलाव कर दिया था। अगर राजस्थान विधानसभा की बात की जाए तो राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटों के लिए 23 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक राजस्थान में चुनाव की अधिसूचना 30 अक्टूबर को जारी होगी और उम्मीदवार 6 नवंबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 7 नवंबर को नामांकन की जांच होगी और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 9 नवंबर होगी। अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले बीजेपी को अग्नि परीक्षा से गुजरना है। जिन राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां बीजेपी ने अभी से पूरी ताकत झोंक दी है। कई केंद्रीय मंत्री उन राज्यों का लगातार दौरा कर रहे हैं, कई कार्यक्रम कर रहे हैं और बूथ लेवल की मीटिंग भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसी न किसी योजना के नाम पर या पार्टी के कार्यक्रम को लेकर चुनावी राज्यों का लगातार दौरा कर रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद इतना तो तय है कि अब इसके कई साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। इसका पहला असर कर्नाटक में देखने को मिल सकता है। वहां अब कांग्रेस की सरकार पर इसके लिए दबाव पड़ना स्वाभाविक है। कांग्रेस सरकार ने वहां जाति जनगणना 2015 में कराई थी, जिसकी रिपोर्ट 2018 में जमा की गई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई। पार्टी के अंदर अब इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर 2 तरह की राय बन रही है। राहुल गांधी के नजदीकी नेता इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के पक्ष में हैं। खुद सीएम सिद्धारमैया भी इसके पक्ष में है, लेकिन दूसरा पक्ष अभी लोकसभा चुनाव तक इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहता। उसका तर्क है कि अभी कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और इस तरह का नया प्रयोग करके बेवजह रिस्क लेने का मतलब ही नहीं बनता। इस प्रयोग से चीजें किस ओर मुड़ेंगी, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए सोच समझकर ही कोई कदम उठाया जाए। जल्दी ही इस बारे में सीनियर नेताओं की मीटिंग हो सकती है। पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी ओबीसी और जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर बड़े पैमाने पर इसको उठा रहे हैं। पार्टी ने साफ कर दिया है कि 2024 में उसका ये मुख्य मुद्दा होगा, लेकिन पार्टी को यह भी पता है कि ये मुद्दा हर राज्य में पॉजिटिव हुई साबित हो, ऐसा जरूरी नहीं है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया है। पिछले दिनों बीजेपी हेडक्वार्टर में हुई बैठकों में उन्होंने पार्टी नेताओं से कई सख्त सवाल पूछे थे। उन्होंने राज्यों में जारी गुटबाजी और पद को लेकर मारी मारी पर एतराज जताया था और साफ शब्दों में कहा था कि नेताओं को अपनी जगह बनानी होगी, बैठे बैठे कोई किसी पद के मिलने की लालसा न रखे। मीटिंग में शामिल कुछ नेताओं ने बताया था कि पीएम मोदी का यह तेवर बहुत दिनों बाद देखने को मिला था। वो चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज को खुद बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। एक मीटिंग में पीएम मोदी ने इस बात को लेकर भी सख्त एतराज जताया था कि कुछ नेता जमीन तक सरकार को पार्टी का संदेश पहुंचाने में प्रभावी साबित नहीं हो रहे हैं। इस बात को लेकर भी पीएम मोदी नाराज दिखे थे। एक सीनियर नेता से उन्होंने पूछा था कि महिला आरक्षण मिलने के बाद उनके क्षेत्र में कितने कार्यक्रम हुए, तो नेताजी को इसकी कोई जानकारी ही नहीं थी। पीएम मोदी के तेवर देखकर पार्टी के कई मौजूदा सांसदों में बेचैनी घर कर गई है, क्योंकि उनका नंबर विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद आना है। वहीं बात राज्यों में टिकट वितरण की करें तो इस बार टिकट किसे दिए जा रहे हैं, कई सीनियर नेताओं को इसकी कोई भनक नहीं लग पा रही है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस में भी मंथन का दौर शुरू हो गया है। इसी को लेकर कांग्रेस कार्य समिति की एक अहम बैठक बीते सोमवार को नई दिल्ली में हुई थी। इसमें जाति आधारित गणना और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी रणनीति और कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी, कांग्रेस शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता राष्ट्रव्यापी जाति आधारित गणना कराने पर पार्टी के जोर देने और भविष्य में पड़ने वाले इसके प्रभावों के अलावा चुनावी राज्यों में चुनाव की तैयारियों पर बैठक में चर्चा कर रहे थे। राजस्थान के चुनावी कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो यहां 200 सीटों के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा। मतों की गिनती 3 दिसंबर को हो जाएगी। चुनाव की अधिसूचना 30 अक्टूबर को जारी होगी। उम्मीदवार 6 नवंबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 7 नवंबर को नामांकन की जांच होगी और
नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 9 नवंबर होगी। राजस्थान विधानसभा में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद काफी कुछ बदल गया है। इस दौरान राजस्थान की जनता ने कांग्रेस की अंदरूनी कलह, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जारी शीत युद्ध और भी काफी कुछ देखा। इन सब के बीच आइए जानते हैं बीते 5 साल में राज्य की सियासत में क्या क्या बदला, 2018 के चुनाव नतीजे क्या रहे, कब कब गहलोत सरकार पर संकट आया, राज्य में कांग्रेस की जीत का नेतृत्व करने वाले सचिन पायलट ने कब कब गहलोत सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी की। राजस्थान विधानसभा के लिए चुनाव 7 दिसंबर को हुए थे, जबकि परिणाम 11 दिसंबर को घोषित हुए थे। अलवर की रामगढ़ सीट छोड़कर बाकी 199 सीटों पर मतदान हुआ था। रामगढ़ सीट पर बसपा के प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह के निधन के कारण चुनाव स्थगित हो गया था। इस चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को पटकनी देते हुए 99 सीटें जीती थी। इसके साथ ही प्रदेश में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन का रिवाज भी कायम रहा था। भाजपा को 73, मायावती की पार्टी बसपा को 6 तो अन्य को 20 सीटें मिली थी। कांग्रेस को बहुमत के लिए 101 विधायकों की जरूरत थी। कांग्रेस ने निर्दलीयों और अन्य की मदद से जरूरी आंकड़ा जुटा लिया। इसके साथ ही राज्य की सत्ता में वापसी की। चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस के सामने मुख्यमंत्री का सवाल खड़ा हो गया। इसके लिए तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं के बीच गहन चर्चा हुई थी। इसके बाद अशोक गहलोत के हाथों में राज्य की सत्ता सौंपने का फैसला हुआ था। इसी दौरान राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री पद के दावेदार दोनों नेताओं की खुद के साथ एक तस्वीर भी ट्वीट की थी। इस फोटो का उन्होंने कैप्शन दिया था, यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान। बसपा और निर्दलीय विधायकों ने सरकार बनाने के लिए अपने समर्थन सौंप दिए, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने। राज्य में चुनाव के बाद कभी भी सियासी हलचलें नहीं थमी। सितंबर 2019 में एक बड़ा सियासी घटनाक्रम घटा, जब बहुजन समाज पार्टी के सभी 6 विधायक सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हो गए। कई दिनों तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संपर्क में रहे बसपा विधायकों ने अपने विधायक दल के कांग्रेस में विलय की सूचना देने वाला एक पत्र विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को सौंपा था। दिसंबर 2018 में सरकार बनने के 19 महीने बाद ही गहलोत सरकार के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हुआ। ये संकट 12 जुलाई 2020 से शुरू होता है, जब कांग्रेस के 19 विधायक गहलोत और पायलट गुटों के बीच विभिन्न मुद्दों पर विवादों के बाद दिल्ली आ गए। ये विधायक तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खेमे के थे। इसी बीच पायलट ने दावा किया कि उनके पास कुल 30 विधायकों का समर्थन है। कांग्रेस ने संभालने के लिए रणदीप सिंह सुरजेवाला, अजय माकन और अविनाश पांडे को जयपुर भेजा। इस बीच सचिन पायलट ने फिर से पुष्टि की कि वो भाजपा में शामिल नहीं होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अन्य नेताओं के साथ कांग्रेस विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक की। सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को भी इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। 14 जुलाई को उन्हें उनके 2 विधायकों सहित राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। सचिन पायलट का समर्थन करने वाले कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश चंद्र मीणा से भी उनके मंत्रालय छीन लिए गए। बगावत के लिए कांग्रेस यही नहीं रुकी। बाद में पायलट को विधानसभा से उनकी सदस्यता भंग करने के बारे में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने नोटिस भी भेजा। 10 अगस्त को सियासी घटनाक्रम में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जब अचानक सचिन पायलट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिले। इसके बाद सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले और आखिरकार राजस्थान कांग्रेस के 2 गुट फिर से एक हो गए। 14 अगस्त को अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने विधानसभा में ध्वनि मत से विश्वास मत जीत लिया। इस दौरान राजस्थान सरकार के सभी विधायक उपस्थित थे। पिछले साल सितंबर में राजस्थान सरकार एक बार फिर संकट में आई, जब चुनाव से पहले कांग्रेस ने राज्य में नेतृत्व बदलना चाहा। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के कई विधायकों ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाने के विरोध में इस्तीफा देने की धमकी दी। ये वो समय था जब गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करने की तैयारी में थे। 25 सितंबर की रात गहलोत गुट के 82 विधायक अचानक विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से मिले और अपना इस्तीफा दे दिया। हालांकि स्पीकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। इस्तीफे के बाद देर रात तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को दिल्ली वापस बुला लिया। साथ ही एआईसीसी के सदस्यों ने सोनिया गांधी से अशोक गहलोत को पार्टी अध्यक्ष के दौर से बाहर करने का अनुरोध किया था। 26 सितंबर को सोनिया गांधी के आवास पर राज्य की स्थिति पर चर्चा के लिए बैठक हुई। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को विधायकों से बातचीत के लिए जयपुर भेजा गया। 29 सितंबर को सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ने और राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का फैसला लिया।
विधानसभा चुनाव 2018 के बाद कई सीटों पर भी उपचुनाव भी हुए, जिनमें सत्ताधारी कांग्रेस हावी रही। अप्रैल 2021 में सुजानगढ़, सहाड़ा व राजसमंद सीटों पर उपचुनाव हुए। सीटें संबंधित विधायकों के निधन के कारण रिक्त हुई थी। इसके परिणामों की बात करें तो सहाड़ा और सुजानगढ़ में कांग्रेस को जीत मिली, जबकि राजसमंद में भाजपा ने बाजी मारी। नवंबर 2021 में बल्लभ नगर और धरियावद सीट पर चुनाव कराए गए थे। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया था। पिछले साल दिसंबर में सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। इसमें कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। ये सीट विधायक भंवर लाल शर्मा के निधन के कारण रिक्त हुई थी। 2018 के चुनाव के बाद 200 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस की 99, भाजपा के 77 सीटें थी। 6 सीटें बसपा, 20 अन्य के खाते में गई थी। इस वक्त 230 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 108, भाजपा के 70 और 21 अन्य हैं। वहीं उदयपुर सीट वरिष्ठ भाजपा नेता गुलाब चंद कटारिया के इस्तीफे के कारण इसी साल फरवरी महीने में खाली हो गई थी, जब उन्हें असम का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनावों की तारीखों की जानकारी देते हुए प्रेस को बताया था कि मिजोरम में विधानसभा चुनाव 7 नवंबर को, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में, मध्य प्रदेश में मतदान 17 नवंबर को होगा, राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 23 के बजाय 25 नवंबर को, तेलंगाना में मतदान 30 नवंबर को होगा। सभी राज्यों में मतगणना 3 दिसंबर को होगी। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी, जिसमें उन्होंने बूथों से लेकर मतदाताओं की संख्या आदि का भी ब्यौरा दिया था। आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से क्या है तैयारियां। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दी जानकारी। 5 राज्यों की विधानसभा सीटों को मिलाया जाए तो कुल सीटें 679 होंगी। इस समय मिजोरम में 8.52 लाख, छत्तीसगढ़ में 2.03 करोड़ मतदाता हैं। मध्य प्रदेश में 5.6 करोड़, राजस्थान में 5.2 करोड़ मतदाता हैं। तेलंगाना में 3.17 करोड़ मतदाता हैं। 8.2 पुरुष, 7.8 करोड़ महिला मतदाता। 30 नवंबर तक वोटर लिस्ट में कराए अपडेट। मुख्य चुनाव आयुक्त 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक पूरे देश में करा सकते हैं वोटर लिस्ट में संशोधन। आयुक्त कोई भी परिवर्तन, विलोपन और संशोधन कराना है तो उसका स्वागत। विधानसभा चुनाव में 679 विधानसभा क्षेत्रों में 1.77 लाख मतदाता केंद्र स्थापित होंगे। इन 5 राज्यों में 17,734 मॉडल मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। 621 मतदान केंद्रों का प्रबंधन पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। 8,192 केंद्रों पर महिलाओं को कमान, दिव्यांग वोटर्स घर से वोट डाल पाएंगे। दिव्यांग पीडब्ल्यूडी के कुल मतदाताओं की संख्या 17.34 लाख है। उन्हें उनके घर से भी मतदान करने की सुविधा मिलेगी। विधानसभा चुनाव 2023 में 60 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स। 2,900 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर युवा अधिकारी कमान संभालेंगे। 1.77 लाख पोलिंग स्टेशनों में से 1.01 लाख पर वेबकास्टिंग सुविधा। राज्यों का दौरा कर दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर बातचीत की गई। पिछले 6 महीने से चुनाव की तैयारियां की जा रही थी। आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को अपने केस की जानकारी देनी होगी। बुजुर्ग मतदाता घर से ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। कोई भी मतदान केंद्र 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर नहीं होगा। आदिवासियों के लिए अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ की कुल 90 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को मतदान संपन्न होगा और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। नक्सल प्रभावित कुछ क्षेत्रों के चलते संवेदनशील माने जाने वाले छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 7 नवंबर को 20 सीटों पर मतदान होगा और दूसरे चरण में 17 नवंबर को 70 सीटों पर मतदान होगा। राज्य विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 13 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी और 20 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे।
पहले चरण में नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर को की जाएगी और 23 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे चरण के लिए 21 अक्टूबर को सूचना जारी की जाएगी तथा 30 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए 31 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की छानबीन और 2 नवंबर तक नामांकन पत्र वापसी की तारीख है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है। भाजपा मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है। राज्य में 2018 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 65 सीटें जीतकर 15 साल बाद सत्ता में वापसी की थी। भाजपा को 15 सीटें हासिल हुई थी। अकेले छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होना, बाकी सभी 4 चरणों में एक ही चरण में वोटिंग होगी। 5 राज्यों में 16 करोड़ वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 8 करोड़ से ज्यादा पुरुष मतदाता और 7.8 करोड़ महिला मतदाता हैं, जबकि 60 लाख युवा पहली बार वोट डालेंगे। 5 चुनावी राज्यों में 679 विधानसभा सीटें हैं। सभी राज्यों में महिलाओं का वोट प्रतिशत पहले से ज़्यादा बढ़ा है। वोटर लिस्ट 17 अक्टूबर को जारी की जाएगी। 23 अक्टूबर तक इसमें सुधार किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश में साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 230 सदस्यीय विधानसभा में 114 सीटें जीती थी और गठबंधन सरकार बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में 109 सीटें जीती और कांग्रेस के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में विधायकों के गुट के विद्रोह के चलते कमलनाथ अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और मार्च 2020 में उनके नेतृत्व वाली सरकार गिर गई। सिंधिया गुट के विधायकों के समर्थन से के बाद में भाजपा सत्ता में लौटी और शिवराज सिंह चौहान चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। मध्य प्रदेश में अब तक मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही रहा है। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी के साथ क्षेत्रीय दल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भी प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कुछ प्रभाव है। इस बार के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी ताल ठोकने को तैयार है और उसने अक्टूबर की शुरुआत तक 39 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी थी। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के 2 प्रमुख सदस्य आप और कांग्रेस ने अभी तक ये तय नहीं किया था कि वो मध्य प्रदेश चुनाव में गठबंधन के सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ेंगे या नहीं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक सचिन बिरला ने भाजपा का दामन थाम लिया था। खरगोन जिले की बड़वाह विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने बिरला ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। वो अक्टूबर 2021 में भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन उन्होंने विधायकी की सदस्यता नहीं छोड़ी थी। कांग्रेस ने भी उन्हें निष्कासित नहीं किया था। प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में बिरला ने गुर्जर मतदाताओं और अन्य पिछड़ा वर्ग के समर्थन के कारण बड़वाह सीट जीती थी। अगर तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में 30 नवंबर को मतदान होना था, 3 दिसंबर को मतगणना। विधानसभा चुनाव के लिए 3 नवंबर को अधिसूचना जारी होगी और 10 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। तेलंगाना में नामांकन पत्रों की छानबीन 13 नवंबर को की जाएगी और 15 नवंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस की सरकार है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी उसे चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य में 2018 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में बीआरएस जो तत्कालीन टीआरएस है उसने 88 सीटें जीतकर अपनी सत्ता बरकरार रखी थी। कांग्रेस को 19, आईएमआई को 7 सीटें हासिल हुई थी, जबकि भाजपा को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। इस बार के चुनाव में बीआरएस के सामने सरकार बचाने की चुनौती होगी, तो वहीं भाजपा और कांग्रेस राज्य की सत्ता में काबिज होने के लिए जोर आजमाइश लगा रहे हैं। इससे पहले 11 अगस्त को 119 सदस्यीय तेलंगाना विधानसभा के लिए बीआरएस ने 115 सीटों पर 114 नामों की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 2 विधानसभा क्षेत्रों से अपनी किस्मत आजमाएंगे। ये सीटें कामारेड्डी और गजवेल हैं। वहीं राज्य के अन्य विपक्षी दलों कांग्रेस, भाजपा, टीडीपी और आईएमआई ने अक्टूबर के मध्य तक कोई सूची जारी नहीं की थी। वर्तमान में तेलंगाना के सियासी समीकरण की बात करें तो इस वक्त 119 सदस्यीय विधानसभा में बीआरएस के 101, एआईएमआईएम के 7, कांग्रेस के 5, भाजपा के 3 और एआईएफबी के 1 विधायक हैं। 1 सीट पर निर्दलीय है, जबकि 1 सीट अभी खाली है। राज्य की राजनीति को समझने के लिए यहाँ के जातीय समीकरण को जानना अहम होता है। यहाँ की सियासी धुरी रेड्डी और दलित आदिवासी समाजों के आसपास घूमती है। राज्य की आबादी में दलित 15%, आदिवासी 9% और सामाजिक रूप से प्रभावशाली रेड्डी आबादी अनुमानित 7% है। तेलंगाना राज्य में के मौजूदा मुख्यमंत्री और सत्ताधारी बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव हैं। बीआरएस इस बार भी उनके चेहरे के साथ ही चुनाव में है। वहीं राज्य की मुख्य विपक्षी भाजपा के रुख की बात करें तो वो इस चुनाव में सामूहिक नेतृत्व के जरिए जनता के सामने जा रही है। कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री पद की रेस में कई चेहरों की चर्चा हो रही है। इनमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी, सांसद कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी और कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, खम्मन जिले से 3 बार के विधायक मल्लू भट्टी, विक्रमार्क और आदिवासी नेता
सीताक्का शामिल हैं। मैदान में 5 उम्मीदवारों के साथ 3 रेड्डी, दलित नेता भट्टी और आदिवासी नेता सीताक्का कांग्रेस के लिए काफी विकल्प है। हालांकि पार्टी नेतृत्व कई बार दलित नेता को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश करने के संकेत देता रहा है। चुनाव प्रचार में सत्ताधारी बीआरएस के लिए केसीआर ही सबसे बड़े चेहरे हैं। वहीं अन्य प्रमुख चेहरों की बात करें तो केसीआर सरकार में मंत्री कलवा कुंतला तारक रामाराव केटीआर सिलसिला और हरीश राव सिद्दीपेट से चुनाव प्रचार में ताकत झोंकवाई जा रही है। केसीआर के बेटे केटी रामाराव उनके मंत्रिमंडल में मंत्री हैं और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। वहीं हरीश राव केसीआर के भांजे हैं और मौजूदा सरकार में मंत्री हैं। हरीश राव के पास वित्त और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख विभाग हैं। कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी प्रदेश में काफ़ी सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही पार्टी के प्रमुख नेता और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, रेवंत रेड्डी भी चुनावी कार्यक्रमों में नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा ने पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी को ही उतारा है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, बी संजय कुमार जैसे बड़े नेता भी चुनावी कार्यक्रमों में लगातार शिरकत कर रहे हैं। राज्य में बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दे केसीआर सरकार की परेशानी का सबब बन सकते हैं। भर्तियों के मुद्दे पर राज्य में आए दिन बेरोजगार धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। तेलंगाना सरकार ने पिछले विधानसभा चुनाव में बेरोजगारों को भत्ता देने का ऐलान भी किया था, जिसको लागू नहीं करने से सुविधा युवाओं में गुस्सा है। इस बीच युवाओं को रिझाने के लिए बीआरएस ने विद्यार्थी और युवजन जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं। मंत्री केटी रामाराव का दावा है कि राज्य सरकार ने 2 लाख युवाओं को नौकरियां देने का अपना काम किया है। इस चुनाव में राज्य में महिलाओं, आदिवासियों और किसानों से जुड़े मुद्दे भी हैं। इन मुद्दों को लेकर जहां विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं, वहीं सरकार का दावा है कि उसने सभी वर्गों के लिए काम किया है। हाल ही में निजामाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीआरएस पर परिवारवाद का आरोप लगाया था। पीएम ने कहा था कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रजा का महत्व होना चाहिए, परिवारवादियों का नहीं, और इन्होंने तो लोकतंत्र को लूट तंत्र बना दिया है, प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना दिया है। इसके साथ ही पीएम ने महिला आरक्षण को भी सामने रखा था। महिला वोटरों को साधने के लिए कर्नाटक की तरह तेलंगाना में भी कांग्रेस गारंटियों की बात कर रही है। राहुल और प्रियंका ने कई मौकों पर कर्नाटक विधानसभा में पार्टी द्वारा किए गए चुनावी वादों का जिक्र भी किया है। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला बीआरएस, कांग्रेस और भाजपा के बीच होने की उम्मीद है। इसके अलावा टीडीपी और एआईएमआईएम जैसे दलों भी अपनी दावेदारी को मजबूत बता रहे हैं। अगर मिजोरम प्रदेश की बात करें तो मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होना है और 3 दिसंबर को मतगणना। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए 13 अक्टूबर को सूचना जारी की जाएगी और 20 अक्टूबर को नामांकन दाखिल किया जा सकता। नामांकन पत्रों की छानबीन 21 अक्टूबर को और 23 अक्टूबर को नामांकन पत्र वापसी। मिजोरम विधानसभा कार्यकाल 17 दिसंबर को खत्म होगा। इस पूर्वोत्तर राज्य में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। पिछले विधानसभा चुनाव में मिजो नेशनल फ्रंट ने 26 सीटें जीती थी, तो जोराम पीपुल्स मूवमेंट को 8 और कांग्रेस को 5 सीटें हासिल हुई थी। इस वक्त राज्य में मिजोरम नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ की सरकार है, जिसके सामने चुनाव में अपनी सत्ता बचाने की चुनौती है। वहीं कांग्रेस दोबारा राज्य की सत्ता में काबिज होने के लिए जोर आजमाइश लगा रही है। इससे पहले 4 अक्टूबर को 40 सदस्यीय मिजोरम विधानसभा के लिए एमएनएफ ने सभी सीटों पर नामों की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री और एमएनएफ अध्यक्ष जोरामथंगा आइजोल पूर्व 1 से चुनाव लड़ेंगे। ये सीट सीएम ने 2018 के विधानसभा चुनाव में जीती थी। वहीं राज्य के अन्य मुख्य विपक्षी दलों कांग्रेस, भाजपा और जोरम पीपुल्स मूवमेंट यानी जेडपीएम ने अब तक कोई सूची जारी नहीं की थी। वर्तमान में सियासी समीकरण की बात करें तो इस वक्त 40 सदस्यीय मिजोरम विधानसभा में एमएनएफ के 28, कांग्रेस के 5, जेडपीएम के 1 और भाजपा के 1 विधायक हैं। 5 सीट पर निर्दलीय विधायक हैं। राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री और सत्ताधारी प्रमुख जोरामथंगा हैं। एमएनएफ इस बार भी उनके चेहरे के साथ ही चुनाव में जाएगी। वहीं भाजपा के रुख की बात करें तो वो इस चुनाव में सामूहिक नेतृत्व के जरिए जनता के सामने जा रही है। मिजोरम भाजपा अध्यक्ष वनलाल हमुआका राज्य के चर्चित चेहरों में गिने जाते हैं। पार्टी यहां अपने आंकड़ों को और मजबूत बनाने करती दिखेगी। कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री पद की रेस में कई चेहरों की चर्चा होती है। इसमें मिजोरम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लाल सावता शामिल हैं। चुनाव प्रचार में सत्ताधारी की एमएनएफ के लिए जोरामथंगा ही सबसे बड़े चेहरे हैं। फिलहाल प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के लिए स्थानीय नेतृत्व सक्रिय नजर आ रहा है। भाजपा पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए मोदी सरकार की योजनाओं को प्रमुखता दे रही है। इस चुनाव में राज्य में महिलाओं, युवाओं और मजदूरों से जुड़े मुद्दे हैं।
इन मुद्दों को लेकर विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं। किसानों के मुद्दों को भी पार्टियां लगातार उठा रही हैं। भाजपा ने कहा है कि उसकी सरकार स्वरोजगार शुरू करने वालों को 5 लाख रुपए की वित्तीय मदद देगी। पार्टी ने किसानों को ब्याज मुक्त किसान क्रेडिट कार्ड ऋण प्रदान करने के अपने लक्ष्य को भी सामने रखा है। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला MNF, ZPM, कांग्रेस और भाजपा के बीच होने की उम्मीद है। कांग्रेस ने राज्य विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में 2 स्थानीय पार्टियों पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और जोरम नेशनल पार्टी के साथ मिलकर मिजोरम सेकुलर अलायंस बनाया है। वहीं भाजपा इस बार 15 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। इससे पहले भाजपा ने राज्य में सत्तारूढ़ MNF को हराकर स्वायत्त जिला परिषद म्हारा के लिए ग्राम परिषद चुनाव जीता था। भाजपा ने कुल 99 ग्राम परिषदों में से 41 सीटें जीती। MNF ने 25 सीटें हासिल की। इसके बाद कांग्रेस 8 सीटें हासिल करने में सफल रही, जबकि ZPM ने 1 ग्राम परिषद हासिल की। राज्य में पिछले चुनाव 28 नवंबर 2018 को हुए थे। इस चुनाव में 40 सदस्यीय विधानसभा में MNF को 27 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस ने 4 सीटें जबकि भाजपा ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा 8 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत मिली थी। तो देखा आपने, तारीखों की घोषणा होते ही विभिन्न पार्टियों के नेता कैसे सक्रिय हो गए और 5 राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई है। के न्यूज़ की खास पेशकश राजकाज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।